नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात की 117वीं कड़ी में किया। कहा कि ये एकता का संगम है और इसकी समरसता जो है उसको बनाए रखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों को उन्होंने कुंभ आने का निमंत्रण सौंपा, लेकिन ये बात अखिलेश यादव को शायद रास नहीं आई और इस वजह से उन्होंने इसकी आलोचना कर दी और कहा निमंत्रण की जरूरत कुंभ में नहीं होती। तो आखिर ये क्या है सियासत और इसके पीछे का क्या है हकीकत, इस पर हम बात करेंगे। इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ बात भी होगी दिल्ली के सियासत की, जहां पर वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं और अब बात संजय सिंह की आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने प्रतिवाद किया है और कहा है कि आपका नाम कौन कटवाना चाहता है यह भी जरा देख लीजिए। वो दो महिलाएं कौन हैं और आखिर उनका आम आदमी पार्टी या फिर आपसे क्या संबंध है। तो कुल मिलाकर इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी कि आखिर इस आरोप प्रत्यारोप में सच क्या है और क्या झूठ है। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है न्यूज नाइट में हेडलाइंस। एकता का महाकुंभ बनाने का प्रधानमंत्री ने दिया संदेश। कहा दुनिया में नहीं है अनेकता में एकता का ऐसा आयोजन। सामाजिक विभाजन और विद्वेष को खत्म करने का ले संकल्प। अरविंद केजरीवाल का दावा, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने वोटर्स के नाम हटवाए। भाजपा ने कहा फर्जी वोटर रोकना पार्टी का है अधिकार। चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, बताया नाम को लेकर आवेदनों पर 1 जनवरी तक होगा विचार। मन की बात का 117वां अंक, प्रधानमंत्री ने बस्तर ओलंपिक का किया जिक्र। देश के दूर दराज क्षेत्रों में विकास की धारा पहुंचने पर जताया संतोष। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जारी। श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों में यातायात बाधित। प्रशासन की पर्यटकों से अपील, मौसम के मुताबिक यात्रा करें, जोखिम से बचें। और दक्षिण कोरिया में भीषण हवाई हादसे की शुरू हुई जांच। राहत एवं बचाव दल ने बरामद किया ब्लैक बॉक्स। मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना में 179 लोगों की गई जान। पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। तो सबसे पहले बात महाकुंभ की। महाकुंभ को लेकर दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह पर सरगर्मियां बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे और कुंभ आयोजन के न्योते देते रहे, लेकिन अखिलेश यादव को यह बात कुछ जमी नहीं। वहीं मन की बात के 117वें अंक में उसका भी प्रसारण हुआ और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ है और कुछ भी हो जाए लेकिन समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले शाही स्नान के कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। त्रिवेणी की छटा निराली हो चली है। गंगा तट के किनारे किनारे एक भव्य नगरी बस चुकी है। छटा अद्भुत बिखर रही है। सदियों से भारत की भूमि में रचा बसा यह उत्सव एक बार फिर संत गृहस्थ को एक साथ लेकर समरसता का संदेश देने के लिए तैयार है। मन की बात के 177वें अंक में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों के साथ ही एकता के संदेश का जिक्र किया। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है।
45 दिनों के लिए संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ आयोजन की गवाह बनेगी। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इस बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ठहरने की सभी तैयारियों के साथ खास है इसका डिजिटल नेविगेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को परंपरा के साथ साथ नए जमाने का अनुभव भी कुंभ में मिलेगा। अलग अलग घाट जाना हो या पार्किंग, डिजिटल नेविगेशन आपकी मदद करेगा। AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। उन्होंने विशेष तौर पर लोगों से #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो एकता के महाकुंभ की बात हो रही है। तमाम जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा इस महाकुंभ में, और बहुत सारे लोग इस महाकुंभ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन पर समाजवादी पार्टी लगातार निशाना साध रही है। कभी उसके आयोजनों की बात कहा, कभी उसकी तैयारियों की बात कही और कहा कि इसकी तैयारी पूरी नहीं हो रही है। और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस बात से परेशानी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति समेत तमाम गणमान्य लोगों को कुंभ आने का निमंत्रण ही क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर आज सियासत गर्म रही। महाकुंभ भारतीय संस्कृति, एकता और समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक। यह आयोजन न केवल आस्था का संगम है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारतीय परंपरा और सहिष्णुता का संदेश है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को भी सियासत के तराजू में तौलने की कोशिश हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों को महाकुंभ में आने का न्योता दिया। उनका यह कदम किसी बड़े आयोजन में निमंत्रण दिए जाने की भारतीय परंपरा का पालन करने और महाकुंभ को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को शायद यह रास नहीं आया। उनका कहना है कि महाकुंभ में निमंत्रण देने की परंपरा नहीं है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव और सपा कुंभ को लेकर इस तरह के विवाद पैदा करना चाह रही है। इसी हफ्ते उन्होंने कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि संगम पर बदइंतजामी है। अब इसे सिर्फ मीन मेख निकालने की राजनीतिक प्रवृत्ति कहा जाए या फिर अपने वोट बैंक को खुश करने का सियासी दांव। खैर, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अच्छा राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आस्था के कुंभ में अखिलेश जी भी आकर अपने पापों को धो लें। मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कुंभ का आयोजन पूरी तरह से धार्मिक है और सनातन की आस्था इससे गहराई तक जुड़ी है। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, परिवहन के साथ साथ सुरक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उस सरकार की होती है जहां कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में राजनीतिक दलों का प्रयास आयोजन को लेकर खींचातानी और अनावश्यक विवाद पैदा करने से अलग होना चाहिए और इस आस्था के पर्व में समरसता के साथ सहयोग देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात दिल्ली के सियासत की कर लेते हैं, जहां वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर जो यहां पर मतदाता सूची अपडेट हो रही है उसको लेकर के घमासान बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना चाहती है। तो बीजेपी ने खुलासा किया कि आप पार्टी से जुड़ी 2 महिलाओं ने ही इसके लिए आवेदन दिया है और यह उनका पारिवारिक मामला है। और अब संजय सिंह ही बताएं कि उन महिलाओं से उनके क्या संबंध है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा कि वो सभी की शिकायतों और दावों पर जांच के बाद 6 जनवरी को ही संशोधित लिस्ट जारी करेगा। दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर विवाद में एक नया कोण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है।
वहीं चौंकाने वाला दावा आप सांसद संजय सिंह का सामने आया जब उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के प्रयासों के आरोप भाजपा पर मढ़ दिए। संजय सिंह को जवाब दिया दिल्ली भाजपा के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है, जबकि सुर्खियों में रहने के लिए नौटंकी करना आम आदमी पार्टी की आदत है। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका वोट आप कटवा रहे हो। संजय सिंह अब सम्मानित सांसद है, भाभी जी घर पर हैं और उनका वोट भी है। और जो 2 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं, एक का नाम मधु है और एक का नाम सुरेश देवी है, जिन्होंने वोट काटने की। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, एक बार अपने गिरेबान में झांक के पूछें, अपने घर में भाभी जी से भी पूछें कि ये दोनों महिलाएं कौन हैं। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी की। उन्होंने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा का ऑपरेशन कमल है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी शीशमहल के दागदार दिल्ली में अवैध वोटर बसाने का काम कर रहे हैं और अब जब पोल खुल रही है तो धमकी देते हुए घूम रहे हैं। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं। अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक। 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। वोटर लिस्ट के आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर दोनों ही दल चुनाव आयोग को शिकायत कर चुके हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने होगी, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और शुचिता इस बात से तय होती है कि मतदान निष्पक्ष, बिना धांधली, बिना भय और बिना हेरफेर के हों, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है। फर्जी वोटर को डिलिस्ट करना हो या फिर नए वोटरों को जोड़ना, आयोग एक तय नियम के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आखिर ये जो आरोप प्रत्यारोप है इसमें सच्चाई क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वयं अपने आप में एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। मान लो आपके बॉस का मैसेज आए,
कि इमरजेंसी है, अभी का अभी गिफ्ट कार्ड और वाउचर खरीद के पर्सनल मेल पर भेजो। क्या करोगे? भेज दोगे? बॉस, ये बॉस नहीं, बॉस की तस्वीर लगा के फ्रॉडगिरी करने वाले हैं। मैं बॉस का फेवरेट बनना चाहता हूँ, पर मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई सेफ है, पर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज चर्चा करेंगे जिस तरह से दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत, उसको कहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत है, आरोपों की राजनीति, वोटर लिस्ट पर मचा घमासान, और यही हमारा आज का विशेष है, आरोपों की राजनीति, वोटर लिस्ट पर मचा घमासान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अभिषेक तिवारी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी बहुत स्वागत है आपका। शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जुड़ी हुई हैं। शाजिया जी बहुत स्वागत है आपका। और अनंत विजय जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत शाजिया इल्मी आपके साथ करें। आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, दरअसल इसमें कुछ नहीं है, और वही लोग क्योंकि ये जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए हैं, उसमें जब ये कहते हैं कि आप वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि आप कर रहे हैं। दरअसल कर कौन रहा है और कैसे इसको जनता समझ पाए कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है? क्या क्या दावे और क्या तर्क हैं आपके? देखिए, ना तो मुझे कोई दावा देना है, ना ही मुझे कोई तर्क पेश करना है। दरअसल बहुत ही एक प्रक्रिया के अनुसार वोटर लिस्ट बनाई जाती है, और अगर लोगों को तकलीफ है, क्योंकि हर एक पार्टी के बूथ लेवल, देखिए एक तो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और एक बूथ लेवल एजेंट्स हैं, तो अब सरकारी तौर पर एक बाकायदा एक प्रक्रिया है कि बूथ लेवल पर जो काम हो रहा होता है वो होता है, लेकिन उसको लेकर ऑब्जेक्शन कोई भी पार्टी का उनका खुद का एजेंट कर सकता है। और लेकिन अगर डिलीशन होगा लिस्ट में किसी का भी, तो वो भी पूरी प्रक्रिया के तहत होगा। यानी कि अगर डुप्लीकेशन है, 2 बार नाम डाले गए हैं, अलग अलग पते हैं, तो उसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद काटने से पहले भी सारे सबूत, प्रमाण और दस्तावेज देने का पूरा मौका है। और ये काम और खुद ना मुझे करना है, ना मुझे किसी की बातों में आऊंगी, क्योंकि ये काम है पोल कमीशन का, इलेक्शन कमीशन का, और ये बखूबी इस काम को करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है, संजय सिंह कह रहे हैं कि आपने तो, आप लोगों ने, दरअसल वो कह रहे हैं कि उनकी तो पत्नी का ही नाम कटवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं कौन किसकी पत्नी के नाम कटवाने की कोशिश कर रहा है या डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की जो विश्वसनीयता है ऑल टाइम लो है। हम, और ये हमेशा से खैर लो होनी चाहिए थी। ऑल टाइम लो की उसकी कांस्टेंट एक स्टेट है कि वो हमेशा ही ऐसी बात करता है कि यकीन करना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जिस तरह से उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, इलेक्शन कमीशन से भी इसको लेकर पूरी तरह से डिटेल्स दी गई है और स्पष्टीकरण किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने 500 लोगों की से बात की पहले जब कह रहे थे, और 500 लोगों ने कहा, हालांकि उनमें से कई लोगों से जब बात हुई उन्होंने कहा गलत हमारा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि हम तो वोट दे रहे हैं अपने। तो देखिए, मैं पढ़ना नहीं चाहती, जो स्टेट का काम है, जो कमीशन का काम है, और जो उनके इल्जाम है, ना तो मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि पार्टी घबराई हुई है, और घबराहट के चलते अब इनको वोटर लिस्ट में भी दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है अभिषेक जी, तमाम सारे आरोप है और ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग, आपके पास कोई आधार नहीं होता, उसके बावजूद आप कहते हैं, और ये तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग का भी स्पष्टीकरण आया है कि जो भी दावे होंगे, जो भी शिकायतें होंगी, उनका BLO जो है और उसके लेवल पर, और उसके बाद भी उसका देख समझ कर ही निस्तारण किया जाएगा, तो भरोसा रखिए। देखिए निखिल जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास न नीति है, न नीयत है, न नेता है।
पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, बदमाशी कर रही है, वोटों की चोरी कर रही है। आज ये किसी से छुपा नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य है, मैं लेकर के आया हूँ। ये कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने रखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 11 हजार वोट कटवाने का कार्य कर रहा है। शाहदरा विधानसभा था, तुगलकाबाद था, विकासपुरी था, जनकपुरी था, तिलक नगर था, आरके पुरम था। तो भारतीय जनता पार्टी इस कदर कर रही है। मैं आपको आंकड़ा देना चाहता हूं कि अब ये नई दिल्ली विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिन दहाड़े वोटों की चोरी कर रहे हैं। 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक चुनाव आयोग का एक समरी रिवीजन होता है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए होता है। समरी रिवीजन क्या होता है, मैं आपके दर्शकों की जानकारी लिए बता दूं। समरी रिवीजन घर घर तक इलेक्शन कमीशन की मशीनरी पूरी जाती है और वो चेक करती है कि कौन यहां रहता है, कौन नहीं रहता है, किसका वोट कटना है, किसका वोट नहीं कटना है। 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक लगभग 1 लाख, जो 29 अक्टूबर का इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो कहता है 1,06,873 वोट अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा नई दिल्ली में है। जैसे ही 29 अक्टूबर को स्टेटमेंट आता है, 29 अक्टूबर से लेकर के 14 दिसंबर तक 900 वोट काटने की एप्लीकेशन आती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे कांग्रेस पार्टी ने दिया। लगभग प्रतिदिन 20 वोट प्रतिदिन काटने का डेटा देती है। 14 दिसंबर से आज 29 तारीख है, लगभग 5000 वोट काटने का एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कौन दिया ये सर्वेश कुमार है, पवन जी है, ज्योतिमाला है, विशाल है, पवन है। आखिर ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं आपको बता दूं, जिनका इन्होंने वोट डिलीशन के लिए एप्लीकेशन दिया, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घर गए, उन्होंने चेक किया तो 500 में से 408 लोगों ने वहीं रह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये खुलेआम बोले कि हम उनका वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेशी हैं। कौन है ये राम कुमार का, श्याम कुमार का, विशाल का, मोहन का वोट कट कर रहे हैं। ये पूर्वांचली हैं। मुझे दुख और पीड़ा है, मैं 1000 किलोमीटर दूर से आकर के दिल्ली का तकदीर लिखने का कार्य करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहने की? ये कौन लोग हैं? ये कह रहे हैं हम उनके वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या। आखिर आपका गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके एजेंसी, आपके ईडी, सीबीआई है, आप उनके वोट कटवाने का कार्य करें। आखिर इनकी घुसपैठ कैसे हुई? अगर ये घुसपैठ हुई, आपका डेटा कहता है केवल 5 लोगों का अभी तक आपने डिपोर्ट कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, वोटों की चोरी करके ये दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं बड़े विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल जी यहां पे, उनकी पार्टी आपके कोई पैतरे काम करने वाले नहीं है। आप बुरी तरीके से चुनाव हारने जा रहे हैं। चलिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि दरअसल आरोप इस तरह के भी लगाए गए हैं कि लोकसभा चुनावों में उस रेशियो में वोट नहीं बढ़ते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से बार बार अभी जो हमने स्टोरी चलाई उसमें साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से 8 महीने के भीतर विधानसभा चुनावों से पहले 2015 में भी और 2020 में भी लाखों की संख्या में वोट बढ़ जाते हैं। बहरहाल मैं इस चर्चा में अनंत विजय जी को लेकर आऊंगा। अनंत विजय जी, आपको लगता है जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल ऐसा लगता है कि जैसे पार्टियां ही अपने आप में जाकर के तय कर ले रही हैं, चुनाव आयोग की तो कहीं कोई भूमिका ही नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कर दिया, गुंडागर्दी कर रही है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कर दिया। किस तरह से चुनाव आयोग कैसा काम कर रहा है और किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी सियासत को, इसके पीछे की किस तरह से आप राजनीति देख रहे हैं? निखिल जी, मैं अभी अभिषेक तिवारी जी को सुन रहा था। बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत तेजस्वी हैं और बहुत तथ्यों के साथ वो यहाँ आए थे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, लेकिन तथ्यों को हमेशा निरंतरता में प्रस्तुत करना होता है, ये उनको कहना चाहता हूँ। अगर तथ्य उनके पास हैं तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, टीवी स्टूडियो में उस आंकड़े लहराने के, इनको चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए सीधे से। और चुनाव आयोग की जो वोट कटवाने की प्रक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है निखिल जी। आपको पूरा एक फॉर्म नंबर 7 भर के प्रस्तुत करना पड़ता है उसमें, और उस पर आपके अंगूठे के निशान होते हैं, आपके वो होते हैं, 30 दिन के पीरियड होता है। अगर उस पर कोई आपत्ति आती है तो उसकी भी पूरी प्रक्रिया लिखित है। ये अभिषेक जी जानते होंगे, मुझे पूरी आशा है कि अभिषेक जी को ये पता होगा। बावजूद इसके वोटर लिस्ट पर दिल्ली में राजनीति की जा रही है। मुझे नहीं पता, केजरीवाल जी को मैं 2010 से देख रहा हूँ और उनके साथ उनको बहुत क्लोजली मैंने वॉच भी किया, उनकी राजनीति को भी देखा है, रामलीला मैदान से लेके, और जिस तरह से उन्होंने रेल भवन के सामने सड़क पे धरना दिया था रजाई ओढ़ के, रात भर हम लोग वहां कवर करते थे, कोई वो सब उनकी राजनीति है। उनकी राजनीति में एक चीज बहुत कॉमन है पिछले 10 वर्षों में, 12 वर्षों में,
कि वो आरोप लगाते हैं लेकिन एजेंसी के पास नहीं जाते। आपको याद होगा कि वो 36 कांग्रेस के नेताओं के आरोप लगाए थे, जिसमें प्रणब मुखर्जी से लेके शरद पवार से लेके लालू यादव से लेके तमाम लोग थे, पूरी सूची लेके बैठे ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए, आने दीजिए। उन्होंने कहीं शिकायत नहीं की निखिल जी। इसी तरह से यहाँ जब चुनाव प्रक्रिया हो रही है उसमें वोट कटवाने के आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगाकर दरअसल उनकी राजनीति का एक ये नया तंत्र है कि आरोप लगाकर वो पूरा माहौल बनाते हैं। माहौल बनाकर वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस देश में, और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा भी कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं, वो समझ गए हैं अब इस बात को। ठीक है, तो वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये देश प्रधान है, जब तक आप भावना नहीं भड़काएंगे। और अभिषेक जी वही काम कर रहे हैं। उन्होंने रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को जोड़ दिया। अरे उसमें कहीं से कोई तारतम्य नहीं है, कहीं से किसी ने ये नहीं कहा कि पूर्वांचली रोहिंग्या, लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में भावना उभारने का खेल। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अभिषेक जी जवाब देना चाहते हैं। कहना चाहता हूँ कि इस बार निखिल जी, इस बार अरविंद केजरीवाल थोड़े परेशान से नजर आ रहे हैं। पहली बार 3 साल, तीसरे चुनाव या चौथे चुनाव जो भी उनका है, उसमें वो पहली बार आम आदमी पार्टी थोड़ी परेशान नजर आ रही है। मुझे कारण पता नहीं है, हो सकता है कांग्रेस पार्टी की मजबूती से उनको परेशानी हो रही है। ठीक है, हाँ अभिषेक जी। भाई आनंद जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का लहजा बता रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। मैं तथ्य के साथ बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जवाब दीजिएगा अभिषेक जी, उसमें एक पॉइंट ये भी आधार पे बात करेंगे। वो तो कह रहे हैं तथ्य उनके पास। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं जो जवाब आप दीजिएगा उसमें ये भी ऐड करिएगा। मुझे मालूम है कि आपके पास तथ्यों के साथ आप आए हैं कि आखिर ये सारी बातें, ये सारा जो मोटा मोटा पुथन्ना है वो आप ले जाके चुनाव आयोग को क्यों नहीं दे रहे? उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? निखिल भाई, अरविंद केजरीवाल मतलब ये जो है इससे चुनाव आयोग के ऊपर भी प्रश्न लिखा है, लेकिन देश की जनता के सामने ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब करना जरूरी हो जाता है। मैं बड़ा छोटा सा आंकड़ा है, नई दिल्ली विधानसभा में 19 दिसंबर को 1500 वोट डिलीशन का आवेदन आता है, 21 दिसंबर को 700 आता है, 24 दिसंबर को 600 आता है, 25 दिसंबर को 675 आता है। आप मुझे बता दीजिए कौन सा कानून कहता है भारत सरकार का कि एक आदमी 11,000 वोट कटवाने के लिए आवेदन देगा? एक आदमी 11,000 वोट कटवाने का आवेदन देगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। यह पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा है, यह पूरी तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी है। क्या इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम करते हुए और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करना जरूरी हो जाता है? इसीलिए क्या हम लोग आंख पे पट्टी बांधे? आप अंदाजा लगाइए कि एक सांसद की पत्नी का वोट कटवा दिया जाता है। हाँ, वोट कटवाने के लिए इस पर जवाब भी दिया गया। आम आदमी क्या होगा? नहीं, सुनिए, आप ही का बात जो है आप बिल्कुल जारी रखिएगा। बिल्कुल 30 सेकंड बोलिए, मैं कह रहा हूं आप 30 सेकंड बोलिए, लेकिन जो इस पर जवाब आया है बीजेपी का उसको भी इनकॉर्पोरेट कीजिए। मैं बिल्कुल, आखिर किसने इसमें जो 2 महिलाओं के नाम, मंजू देवी और एक दूसरी महिला का नाम दिया गया है, उनसे क्या संबंध है संजय सिंह का? ये तो कहा जा रहा है पारिवारिक मामला है। निखिल भाई, हमारे यहाँ कहते हैं कि चोरी भी करो और फिनाजोरी भी करो, तो भारतीय जनता पार्टी चोरी भी करे और फिनाजोरी भी कर रही है। माननीय सांसद संजय सिंह के पत्नी जी का वोट कटवाने के लिए आवेदन किया जाता है, और जो आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि वो कौन है। ये हम कैसे बताएं? तो भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के सदस्य नहीं है? ये आरोप है। आनंद जी के बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। ये कह रहे थे कि पूर्वांचली और रोहिंग्या को जोड़ रहे हैं। अरे साहब, हम नहीं जोड़ रहे हैं। ये देश के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उनके वोट कटवा रहे हैं जो रोहिंग्या है। क्या पूर्वांचली जो विशाल सिंह है, समर सिंह है, मोहन सिंह है, क्या इनका जो ये पूर्वांचली है ये रोहिंग्या है? क्या ये बांग्लादेश है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। ये अभी कह रहे थे, आप समझिए आलम, देखिए जब एक सांसद की पत्नी का वोट कटवाने के लिए 2-2 आवेदन किया जाता है, तो आप अंदाजा लगाइए झुग्गी झोपड़ी आवेदन आप ही की पार्टी के लोगों ने किया है, इस बात को भी तो बताइए। अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं, जोर से चिल्ला करके अभिषेक जी वो इस बात का भी जवाब दीजिए कि वो दोनों जो स्त्रियां हैं, जो दोनों महिलाएं हैं, वो दोनों आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। इस बात को आप बताते नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कौन है। मुझे लगता है बेनकाब करना चाहिए। नहीं, ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। के सदस्य, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह हमारे सांसद हैं और उनकी पत्नी वहां मौजूद है, वहां रहती हैं। 2-2 एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी लगवाती है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। ये तो आप लोग तय करिए, सांसद के पत्नी के साथ ये तो आप लोग तय करिए। उन्होंने चुनौती दी है, खुली चुनौती, कि वो बता दें कि वो दोनों महिलाएं क्या आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, और संजय सिंह का उनसे क्या संबंध है।
निखिल भाई चोरी भी करो फिर चोरी भी करो, आप हमारे वोट भी कटवा रहे, हमसे पूछ रहे हो कौन है। आप समझिए एक सांसद की पत्नी के साथ है आलम, देखिए वो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी क्या बर्ताव करती होगी, इससे आप समझिए जो नरेला में है, बुराड़ी में है, किराड़ी में है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो फ्लैटों में रह रहा है, उनकी हालत क्या होगी। जवाब भी ले लेते हैं। एक सवाल भी है, भारत के लोकतंत्र खतरे में, भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से ताक पे रख करके चुनाव जीतना चाह रही है। जवाब भी ले लेते हैं शाजिया आलमी से, लेकिन इसमें एक चीज और भी जोड़ेंगे कि आपने जिस तरह से बताया है, आपको आपकी बातों से लगता है कि जैसे जो सरकारी मशीनरी है, दरअसल चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो बिल्कुल सन्नाटे में, उससे कोई मतलब नहीं, सब कुछ बीजेपी ऑपरेट कर रहे है। और यही सवाल है शाजिया आलमी आपसे। आप देखिए 1100 रुपए बांट तो रहे हैं, दीजिए 1100 रुपए बांट, 1100 रुपए में दूसरा आरोप आया, अब उसको 1100 रुपए चुनाव 1100 रुपए वो कह रहे हैं कि हमारे एनजीओ के लोग हैं। 1100 रुपए पे मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो जिन्होंने बांटे हैं वो अपने को डिफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि उनकी भी सफाई आई है इसको लेकर के। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग के नाक के नीचे हो रहा है नहीं हो रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको पैसे दे रहा हूं और वो कह रहे हैं कि ये इसमें चुनाव का क्या लेना देना है। वो कह रहे हैं हम तो हमेशा से हेल्प कर रहे हैं, चुनाव घोषित नहीं हुआ है, चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है मेरे पास, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं अभी फिलहाल। चलिए शाजिया आलमी कह रहे हैं कि 1100 रुपए लीजिए और हमें वोट दीजिए। चलिए शाजिया आलमी जी को सुनते पहले। नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आपका झूठ जो है बहुत हो गया। और मैं बता दूं, ये जो शख्स बोले जा रहा है अभिषेक, ना तो मुझे किसी तरह से भी ना ओजस्वी नजर आते हैं ना तेजस्वी। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेकर उसको पेश करने वाले और उसको थोपने वाले और जनता को बेवकूफ सुनने दीजिए भाई। अब आपके बीच में कोई नहीं बोला था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नहीं अभिषेक जी, एक एक करके मैं आपकी पोल खोलती हूँ। सबसे पहले तो जब अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा उन्होंने 500 लोगों का सैंपल साइज किया है और उसके अनुसार उन्हें पता चला है उन 500 लोगों में से कई लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हमारे तो वोट कट ही नहीं रहे। वो झूठ था सबसे पहले। अगर और आवेदन देना, आवेदन आप दे दीजिए, आवेदन मैं दे दूंगी, उसमें क्या है। मैं अगर बूथ लेवल एजेंट हूँ अपनी पार्टी की, मैं दे सकती हूँ कि आप अभिषेक आपके परिवार वाले सही नहीं है, आप उसको दुरुस्त कीजिए। और सुनिए, और दूसरी चीज एक एक करके, दूसरी चीज मैं बता दूं, आपकी झूठ, आपको झूठ 11,000 आवेदन दे सकते हैं। बड़े विनम्रता के साथ आपके पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि 11,000 आवेदन, ये विशाल भारद्वाज है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये मैं पूरा पोथी लेकर के आया हूं। ठीक है, 11,000 आवेदन दिया विधानसभा में। तुगलकाबाद में एक बूथ पर इन्होंने 1300 टोटल वोट है, 600 लोगों को काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीएलए दे दिया। जवाब ले लीजिए। और एक व्यक्ति दिया। ठीक है, जवाब ले लीजिए। सुनिए, और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है। इलेक्शन कमीशन का 2 घंटे पहले अभी क्लैरिफिकेशन आया है अपनी प्रोसेस पर जी। और दिल्ली के सीईओ ने कहा है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था 29 अक्टूबर को और सारे ऑब्जेक्शन इसको लेकर के दिसंबर 24 तक उनको क्लियर किया गया है जी। अब बावजूद इसके कि आप आवेदन पत्र लिखे, मैं लिखूं, आपकी पत्नी का नाम काटा जाए, मेरे पति का नाम काटा जाए, ये सारी की सारी चीजें इलेक्शन कमीशन करता है, उसके एजेंट्स करते हैं, ऑफिसर्स करते हैं बाकायदा प्रमाण के साथ, और उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। मैं 1000 आवेदन पत्र दे दूं, कुछ नहीं होने वाला है अगर मेरे पास तथ्य और दस्तावेज हैं, और आप 1000 कर दीजिए, तो आप क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात, आपने परवेश वर्मा का जिक्र किया। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि चुनाव आयोग के नीचे हो रहा है। चुनाव आचार संहिता तो लगी नहीं है। अगर आपको ये मुद्दे भी उठाने हैं आप जाइए। अगर तब भी आपको लग रहा है कि उस पोल्स में नाम नहीं उनका है और होना चाहिए, दस्तावेज पेश कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? एक व्यक्ति 1100 रुपए दिल्ली की माताओं बहनों को दे रहा है। देखिए, मैं 1100 रुपए पे अभी इसलिए नहीं जाऊंगा। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? इस तरह से चिल्लाइए मत। देखिए, ईडी सीबीआई कर क्या रही है? ठीक है, ईडी सीबीआई केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 1100 रुपए दिल्ली की माताओं बहनों को बांटे उसको पकड़ने के लिए है। सीधे काले धन बांटे जा रहा है, सीधे वोटों की चोरी हो रही है, सीधे लुभावना बातें हो रही है। और क्या करे ईडी सीबीआई? तो ये देश की जनता छुपा नहीं है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खोखलाई हुई है, ये चुनाव हारने जा रही है। ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाए, आप दोनों लोग शांत हो जाए। इस तरह से बहस नहीं चलती, इस तरह से बहस नहीं चलती। अभिषेक जी, होता क्या है कि आपकी बारी में सब शांत रहते हैं, और जब आपको बोलना होता है, नहीं, आप कब से लगातार बोल रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। आपके आरोपों को उन्होंने सुना था, आपके आरोपों को नहीं, अभिषेक जी, आपके आरोपों को उन्होंने पूरे धैर्य के साथ सुना था, आपके आरोपों को पूरे धैर्य के साथ सुना था। पकड़ा गया ना, सबसे अच्छा जो झूठ बोलता है वही प्रवक्ता बनता है ना।
तो चलिए, पकड़ लिया मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, अभिषेक जी एक मिनट शांत रहिए, अभिषेक जी शांत रहिए, अभिषेक जी शांत रहिए। मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा। लास्ट कमेंट्स अजय विजय जी, अनंत विजय जी, ये बताइए, इसमें जिस तरह से बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तो कुछ कर ही नहीं रहा है। मतलब ये आरोप किस तरह से हैं? ये क्या ऐसा नहीं लगता कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी एक कुठाराघात है? नहीं, ये तो आप अगर इस तरह की राजनीति करने वाले को देखेंगे तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। अब अभी ये कह रहे थे कि परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे थे, आप तो खुलेआम कह रहे हो कि आपको 2100 रुपया देंगे चुनाव जीत के आएंगे, तो आप उससे फार्म भरवा रहे हो। फर्क तो इतना ही है ना कि एक आदमी फार्म भरवा रहा है, दूसरा आदमी पैसे दे दिया। और कल जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां गए बोलने दीजिए भाई, तो परवेश वर्मा ने कहा आप भी भर लो। भाई चलिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस तरह से मैं हाईजैक नहीं करने दे सकता। आप इस तरह से, अभिषेक जी, जो भी कोई बोलने लगता है आप उसके बीच में बोलने लगते हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे बीच में तो नहीं बोल पाएंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। अगर आप सोचिए कि आपको पिन करता रहेगा कोई, आप क्या बात करेंगे? हमारे बीच में ये बोल नहीं पाएंगे। चलिए अभिषेक जी, अनंत जी अपनी बात खत्म करिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर पूरे तरह से हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों में डेस्परेशन दिखाई देता है, जिस तरह से वो ऊंची आवाज में बात करने लगे इन दिनों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निखिल जी आम आदमी पार्टी को किसी आशंका ने ग्रस्त कर लिया है। उसी ग्रसित आशंका के चलते कभी वो सीबीआई पर, कभी ईडी पर, कभी केंद्र सरकार पर, कभी दिल्ली पुलिस पर, कभी चुनाव आयोग पर, सारी प्रक्रियाओं में उनको दोषी नजर आता है, लेकिन किसी एजेंसी के पास वो नहीं जाते। वो सिर्फ आरोप लगाएंगे, जांच सरकार कराती रहे। ठीक है, लेकिन जब राजनीति करनी होगी तो INDIA गठबंधन में उनके साथ जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, आनंद जी आपकी बात आ गई। आनंद जी आपकी बात आ गई। हमारे पास समय बहुत कम है। ठीक है, हमारे पास समय बहुत कम है। आनंद जी आपका पॉइंट आ गया। आनंद जी आपका पॉइंट आ गया। शाजिया अलवी, मैं चाहता हूं चलते चलते आखिरी कमेंट, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, ये सारे जवाब जो हैं इलेक्शन ऑफिसर ने दे दिए हैं, जो बाकायदा पोल कमीशन का काम देख रहे हैं दिल्ली की तरफ से, और उन्होंने सारी की सारी बातें जो कही गई सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरी हुई हैं। वोटर डिलीशन बहुत तभी संभव हो पाता है जब उसमें डुप्लीकेशन हो और जब दस्तावेज पॉइंट करते हैं, बाकायदा घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही डिलीशन संभव है। इन्होंने पहले भी इल्जाम लगाए, झूठे इल्जाम थे। सच तो यह है कि ये हार की कगार पर है। इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये जानते हैं इनके पास कहने के लिए और दिखाने के लिए कुछ नहीं है सिवाय झूठों का एक पूरा मुकम्मल एक पुलिंदा। ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोगों को सभी को दरअसल जिसमें कोई भी ना तो लॉजिक है ना तर्क है किसी तरह का, ना किसी भी, और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। और भाजपा का तो काम है, आपके एजेंट का भी यही काम होगा कि आप देखें क्या गलत हो रहा है। अगर भाजपा का एजेंट आवेदन पत्र कह रहा है तो इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों को दरअसल वेट करना चाहिए। जब नई वोटर लिस्ट आ जाए तब तक का थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा विश्वास रखें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी। बहुत शुक्रिया अनंत विजय जी आपका, शाजिया अलवी जी आपका, अभिषेक जी आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि बस्तर में भी एक अनूठा ओलंपिक का आयोजन, आखिर क्या है बस्तर ओलंपिक, बात करेंगे ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आए तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पीएम मोदी ने मन की बात में बस्तर के अनूठे ओलंपिक का जिक्र किया। पहली बार आयोजित हुए बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना, तो इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिखती है। देखिए ये रिपोर्ट। बस्तर ओलंपिक, जी हां, बस्तर में ओलंपिक की बात अनोखी जरूर है। शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र मन की बात में किया। प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक बताया। क्या आप जानते हैं कि हमारे बस्तर में एक अनूठा ओलंपिक शुरू हुआ है? जी हां, पहली बार हुए बस्तर ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति जन्म ले रही है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ है। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि यह उस क्षेत्र में हो रहा है जो कभी माओवादी हिंसा का गवाह रहा है। बस्तर ओलंपिक का शुभंकर है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसमें बस्तर की समृद्ध संस्कृति की झलक दिखती है। इस बस्तर खेल महाकुंभ का मूल मंत्र है करसायता बस्तर, बरसायता बस्तर, यानी खेलेगा बस्तर, जीतेगा बस्तर। पहली बार आयोजित हुए बस्तर ओलंपिक में 7 जिलों के 1,65,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर पूनम सन्ना का जिक्र किया, जिन्होंने मेडल जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी नक्सल के प्रभाव में आए पूनम सन्ना का ये जज्बा देखकर खुशी होती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन विकास और खेल का संगम है जो युवाओं की प्रतिभा को निखारेगा। ऐसा ही एक उदाहरण प्रधानमंत्री ने ओडिशा के कालाहंडी में हुई सब्जी क्रांति का दिया। ये क्रांति एक एफपीओ की सफलता की कहानी है। 10 किसानों के एक छोटे से समूह ने खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया और देखते देखते सफलता हाथ लगने लगी, जिसे देखकर दूसरे किसान भी इससे जुड़े और आज 200 से अधिक किसान इस संघ में शामिल हैं। ये एफपीओ सालाना का 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर करता है। खेल हो या खलिहान, आदिवासी क्षेत्र में विकास की ये नई धारा नए भारत, विकसित भारत बनने की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर बिहार से। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र रविवार को छात्र संसद में भाग लेने के लिए गांधी मैदान पहुंच गए। हालांकि जिला प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी थी और इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जैसे नेता भी धरना स्थल पर पहुंच गए। गांधी मैदान से राजभवन तक जो मार्च था वो निकाला और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। बिहार में रविवार को 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने के बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर नारेबाजी की। इस बीच जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। दरअसल उन्होंने ही रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद की घोषणा की थी। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च भी निकाला। 912 केंद्र थे, 911 केंद्रों पर परीक्षा सफल हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई जिसको कि कैंसिल किया गया। अगर आज सबको कैंसिल कर दिया जाएगा तो 911 केंद्र वाले लोग भी तो हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए।
प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को आदेश का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी। परीक्षा वाले दिन पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ। हालांकि उस हंगामे के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में उस सेंटर पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 4 जनवरी को उसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन अब छात्रों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसको लेकर पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के अधिकारियों के साथ पटना में बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुके हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा को रद्द किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। आयोग का कहना है कि ये प्रदर्शन प्रायोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे कि क्या है मौसम का हाल। आ गया है बर्फीला बवंडर, जरा बच के। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौसम की, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन हो गई है। दिल्ली में कल बारिश हुई थी और उसके बाद मौसम नीचे गया है। तो आखिर पहाड़ों पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मैदान ठिठुर रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठिठुरन। बर्फबारी का आनंद लेने उमड़े सैलानी। दिक्कतों से बचने के लिए बरतें सावधानी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी के साथ ही कोहरा भी सितम ढा रहा है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का अनुमान लगाया है। साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की बात कही है। We are expecting temperature will fall gradually up to 3 to 5 degrees Celsius over many parts of नॉर्थ-वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल भारी बर्फबारी के कारण सफेद परिलोक में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक मौसम और नए साल का आनंद लेने के लिए इन जगहों पर उमड़ रहे हैं। बर्फ का आनंद जो है ले रहे हैं। बहुत सारे सैलानी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दिनों के बाद बर्फ देखी, काफ़ी 2-3 साल के बाद बर्फ पड़ी चंबा में, बर्फ का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। 2 दिन से भारी हिमपात हुआ है यहाँ पे मनाली में। अब जो है 2 दिन के बाद जो है मौसम आज साफ है, तो
बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत पर्यटक आ रहे हैं मनाली में। बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरों पर चमक आ गई है, वहीं सावधानी न बरतने पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के बाद रास्ते का बंद होना बेहद आम बात है। ऐसे में खाने पीने का जरूरी सामान साथ होना चाहिए। बर्फबारी या हिमस्खलन के बीच किसी जगह पर फंस जाने की स्थिति में अपना बचाव करने की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह बर्फबारी के दौरान रास्ता भटकने की स्थिति में खुद को बचाने और अपने शरीर को गर्म रखने के सभी उपाय करने जरूरी हैं। ऐसे में कुछ सूखी लकड़ियां और गर्म कपड़े अपने पास होने चाहिए। बर्फबारी के बीच रास्ता भटकने पर सबसे पहला काम अपने मन को शांत करना होता है। खुद को बचाने के लिए स्नो केव का सहारा भी लिया जा सकता है। बर्फबारी में घिर जाने की स्थिति में प्यास बुझाने के लिए बर्फ खाने की गलती ना करें। ऐसे में बर्फ को बोतल या किसी भी दूसरी चीज में भरकर अपने कपड़ों के अंदर छिपा लें। आपके शरीर की गर्मी इस बर्फ को अपने पानी में बदल देगी, जिसको आप पीकर अपनी प्यास बुझा सकेंगे। भारी बर्फ के बीच अपने हाथों और पांव की उंगलियों को चलाते रहें, साथ ही अपने सिर को भी हरकत देते रहें। इस तरह की अन्य सावधानियों की जानकारी होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो जब बर्फबारी हो तो और कहीं इस तरह की दिक्कत में आ जाए तो आपने सुना कि आपको क्या कुछ करना है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रामनगरी अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। अपने दौरे में उन्होंने जो अयोध्या में विकास कार्य हो रहे हैं उसका भी जायजा लिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हम सबका सपना है एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण। इस सपने को साकार करने की ओर हम एक सशक्त कदम बढ़ाते हैं जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आप निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न समय पर ई फाइल नहीं कर पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। आपकी लेट फीस के साथ बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2024। और अगर आपने निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए पहले ही रिटर्न फाइल किया है लेकिन कोई गलती हो गई है तो आपकी संशोधित रिटर्न फाइल करने का भी यही समय है, 31 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं। ये प्रक्रिया आसान और पूरी तरह से ऑनलाइन है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए भीषण हवाई हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी खौफनाक थी कि विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 ही लोग बचाए जा सके। जानकारी के मुताबिक जेजू एयरलाइंस के विमान से पक्षी टकराया, जिसके बाद उसकी आपात लैंडिंग हुई। लैंडिंग के समय विमान के पहिए नहीं खुले और लैंडिंग गियर संचालित नहीं हुए। विमान रनवे पर फिसलता हुआ दीवार से टकराया और भयानक आग भड़क उठी। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन केवल 2 लोग ही बचाए जा सके। ये दोनों चालक दल के सदस्य हैं। आग इतनी भीषण थी कि मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने में भी दिक्कत आ रही है। इस बीच कोरिया एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुर्घटना की भेंट चढ़ने वालों में 2 थाई नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। और दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। टेबा बाबूमा की कप्तानी वाली टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया और पहली बार खुद को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में पहुंचा दिया है। सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले में चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने
कागिसो रवाडा और मार्को यानसन की 9वें विकेट के लिए ताबड़तोड़ 51 रन की नाबाद साझेदारी के दम पर हार को जीत में बदल दिया। वहीं दूसरी पारी में मोहम्मद अब्बास के 6 विकेट भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सके। तो न्यूज नाइट के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। महाराष्ट्र में निर्माणाधीन नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री विमान सफलतापूर्वक उतरा। इसके साथ ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए हवाई अड्डे का लाइसेंस हासिल करने का रास्ता भी साफ हो गया है। दिल्ली पुलिस की कई टीम बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने कहा है कि अब तक 7 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को वापस बांग्लादेश भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सनातन संस्कृति से जुड़े अवशेषों को संरक्षित करने का काम शुरू हो गया है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि चतुर्मुख कूप का पुनरुद्धार और नव निर्माण का कार्य नगर पालिका संभल ने आरंभ कर दिया है। जितने भी प्राचीन स्थल हैं उन सब का पुनरुद्धार करना हमारा दायित्व है। कानपुर में मदरसे की आड़ में डिजिटल अरेस्ट समेत अन्य साइबर ठगी के करोड़ों रुपए खाते में मंगाने वाले मौलाना और उसके गैंग के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौलाना चैरिटी की आड़ में ठगी की रकम मदरसे के खाते में मंगा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी रविवार को महू पहुंचे और कई आयोजनों में शामिल हुए। आयोजन से पहले वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मभूमि स्मारक पर पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अस्थि कलश के दर्शन किए। पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव और बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि उनकी ईमानदारी, उनका कड़क स्वभाव, अध्यात्म में उनकी उदारता जीवन का ऐसी अविस्मरणीय योगदान है कि आने वाली पीढ़ी उन्हें हमेशा याद रखेगी।